नमस्कार, कृष्णा करियर इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत है। आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए साइंस की रेगुलर वीडियो हम लोग कर रहे हैं और ये आज जो है सेट नंबर है 32, 32वें सेट पर पहुंच गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस एमसीक्यू वीडियो की। इस वीडियो में पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के 3D प्रतिरूप को अंकित कर तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम क्या है? तो चार ऑप्शन है, ऑडियोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी, फोटोग्राफी और होलोग्राफी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है होलोग्राफी। होलोग्राफी ऐसी तकनीक होती है जिसमें किसी वस्तु के 3D रूप को अंकित और पुनरावृत्ति किया जा सकता है। होलोग्राफी का उपयोग जो है किसी वस्तु की प्रामाणिकता को प्रदर्शित करने के लिए भी किया जाता है। बस आपने किताबों में देखा है होगा कि एक रंगीन होलोग्राम लगा होता है जिससे ये कहा जाता है कि ये पुस्तक की प्रामाणिकता को प्रदर्शित करता है, अर्थात पुस्तक को खरीदने से पहले इस होलोग्राम को ज़रूर देखें। तो होलोग्राफी ऐसी तकनीक होती है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना यानी पर्दे पर प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो पर्दे पर प्राप्त करना कहलाता है रोस्टर स्कैन। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटे पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्राप्त करना रोस्टर स्कैन कहलाता है। आपने टेलीविज़न देखा होगा, सीआरओ के बारे में आपने सुना होगा। सीआरओ जिसे कहते हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, इसमें इलेक्ट्रॉन पुंज को एक फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस किया जाता है जिससे वस्तुओं के प्रतिबिंब जो है प्राप्त किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं। चार ऑप्शन है, केवल द्रव के, केवल प्रिज्म के, केवल हीरे के, सभी पारदर्शी माध्यम के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी पारदर्शी माध्यम के। वह किरणें जो सभी पारदर्शी माध्यम के आर पार जा सकती हैं, उन प्रकाश किरणों से ही रमन प्रभाव का संबंध होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि के पुनरुत्पादन रिप्रोडक्शन के लिए एक सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। यानी जो सीडी ऑडियो प्लेयर होता है उसमें ध्वनि को उत्पन्न करने के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सीडी होती है, सीडी में ऑडियो रीजनरेट करने के लिए एक लेज़र बीम का यूज किया जाता है। लेज़र बीम के द्वारा सीडी से पुनः ध्वनि को क्या किया जाता है? उत्पन्न किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिलते क्योंकि संकेत दुर्लभ हैं, एंटीना दुर्लभ है, वायु संकेत को अवशोषित कर लेती है, पृथ्वी की सतह वक्राकार होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक क्या कहलाती है? दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक क्या कहलाती है? तो इस तकनीक को कहा जाता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ओके, यानी कि आवृत्ति मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन वो प्रक्रिया होती है जिसमें एक कैरियर वेव पर जो है बेस सिग्नल को आरोपित कर दिया जाता है। बेस सिग्नल जो है ऐसा सिग्नल होता है जो बहुत दूर तक गमन नहीं कर सकता, उसकी आवृत्ति कम होती है, लेकिन जो कैरियर सिग्नल होता है उसकी आवृत्ति बहुत ही ज़्यादा होती है और वो लंबी दूरी तक गमन कर सकता है। तो उसी कैरियर सिग्नल के ऊपर बेस सिग्नल को आरोपित करना ही मॉड्यूलेशन कहलाता है। तो टेलीविज़न में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए आवृत्ति मॉड्यूलेशन का प्रयोग होता है। दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है, रेटिना पर जो चित्र बनता है वो चित्र जो होता है वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा याद रखिएगा वस्तु से छोटा होता है,
वह उल्टा होता है, लेकिन हमारा मस्तिष्क जो है उसे सीधा जो है आभास करता है। अगला क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है? अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है? तो रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक होता है। याद रखिएगा, रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा और वास्तविक होता है। क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंखों का होना अधिक उपयुक्त होता है? क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंखों का होना अधिक उपयुक्त है? तो एक आंख बंद करके देखिए और फिर दोनों आंखों को खोल करके देखिए, तो आपको क्या लगेगा? देखिए, दोनों आंखों के खुले होने से दूरी और गहराई दोनों का आभास जो है होता है। चौड़ाई, गहराई, दूरी, इनका आभास होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आँख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुँचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से एक किसके कारण होता है? यानी जब हम सूर्य ग्रहण को अगर अपनी नंगी आंखों से देखते हैं तो ये हमारी आंखों पर एक विपरीत प्रभाव डालता है, रेटिना को प्रभावित करता है। तो किस घटना के कारण ये प्रभाव होता है? तो इसका कारण है इंफ्रारेड लाइट। उस समय इंफ्रारेड लाइट का प्रभाव ज़्यादा होता है जो हमारे आंखों को प्रभावित कर सकता है। किसी तारे का रंग दर्शाता है। किसी तारे का रंग दर्शाता है। तारे का रंग उसके ताप द्वारा निर्धारित होता है। तारा जितना गर्म होता है उसी के आधार पर उसका ताप भी निर्धारित होता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूल के कण। जब प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो धूल के कणों से टकराकर चारों दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का विसरण कहते हैं। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। तो सेम रिपीटेड क्वेश्चन, दूसरे एंगल से पूछा हुआ। तो धूल के कण प्रकीर्णन या विसरण के द्वारा क्या होते हैं? वायुमंडल में फैल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है आयाम से, तरंगदैर्घ्य से, तीव्रता से और वेग से। तो प्रकाश का जो रंग होता है उसके तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है और आवृत्ति कम होती है, जबकि बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम और आवृत्ति सबसे अधिक होती है।